हेलो दोस्तों। हम लोग का जो ये सीरीज चल रहा है मिशन यूपीएससी 2021, ठीक है। इस मिशन में अभी तक पॉलिटी और ज्योग्राफी का 1995 क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है और उसी सीक्वेंस में आगे आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, ठीक है। तो आज जो है कि हिस्ट्री से रिलेटेड 1995 का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का एनालिसिस किया जाएगा। अब हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट होता है। एक होता है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, और दूसरा होगा एंशियंट, उसके बाद होगा मिडाइवल, और लास्ट में होगा मॉडर्न, ठीक है। तो पहले का ये सीक्वेंस था। तो इसमें जो है कि चारों सेगमेंट को हम एक ही साथ कंबाइन कर दिए हैं, आर्ट एंड कल्चर को भी, एंशियंट को भी, मिडाइवल को भी और मॉडर्न हिस्ट्री को भी, ठीक है। इसलिए यह वीडियो हो सकता है कुछ ज़्यादा लेंथी का होगा, तो इसको बने रहिए और इसको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसको सभी जगह अपने सर्कल में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हिस्ट्री में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख रहे हैं। जी हाँ, क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित पुस्तक नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। संस्कृत, प्राकृत, पाली, शेरसोनी, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन आपका आ गया है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंशियंट टाइम में, मतलब गुप्त काल में, ठीक है। और गुप्त काल में जो उस टाइम जो लिखा गया था आपका नाटक सब, कोई भी पुस्तक सब लिखा जाता था, उस पुस्तक के अनुसार स्त्री और पुरुष कौन सा भाषा का प्रयोग करता था। देखिए, आपको पता होगा 19वीं शताब्दी में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में सोशल रिफॉर्म। और एक चीज़ और, ये हिस्ट्री है तो हमको हिस्ट्री का जैसा कंडीशन था उसके अनुसार से हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं है किसी पार्टिकुलर किसी जाति या मतभेद, ऐसा कुछ नहीं इरादा है। जैसा हिस्ट्री में मेंशन किया गया है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म में भी हम लोग देखते क्या है, 19वीं शताब्दी में जब पढ़ते हैं तो उसमें भी ज़्यादातर जो रिफॉर्म हुआ है वो स्त्री और शूद्र को लेकर हुआ है और इसके ऊपर कौन अत्याचार करता था। जी हाँ, यहाँ पे ब्राह्मणवाद बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, ठीक है। और वह समाज में अपने विभिन्न कर्मों कांड के माध्यम से अनेक प्रकार की कुरीतियों का विखंडन, ये पूरा भरमार कर दिया गया था। तो उसी के अनुसार था क्या कि ऐसा माना जाता है, जैसे, ठीक है, कहता था कि स्त्री और शूद्र समाज में निम्न स्तर के प्राणी हैं। वहाँ पर देखिए 2 ही वर्ग होता था, एक अपर और एक लोअर। अपर में ब्राह्मण सब रहते थे और लोअर में शूद्र और वैश्य सब। तो स्त्री को जो है कि समाज में उस समय प्राकृतिक भाषा बोलने का अधिकार था। ये संस्कृति भाषा नहीं बोल सकता था, ध्यान दीजिएगा। स्त्री व शूद्र ये संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता था। उसका प्रयोग कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये रहा, ब्राह्मण मतलब क्या हो गया, समाज का जो भी उच्च स्तर के लोग था, उच्च स्तर का जो भी लोग था वो सब संस्कृत बोलता था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग को किसी के बारे में किसी तरह का क्रिटिसाइज नहीं करना है। जैसा मेंशन किया गया है वैसा ही हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसा ही पढ़ना भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अशोका
अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मकृति, धर्मदेव, प्रियदर्शी। आपको पता है कि भारत में अभिलेख का जो प्रारंभ किया गया था सबसे पहले कौन किया है? अशोक ही किया है। अशोक वो अभिलेख सबका, शिलालेख सबका जो है कि प्रचार प्रसार के लिए कि अपना राज्य शासन देश कैसा रूल रहेगा नहीं रहेगा, वो एक पत्थर सब पे लिखवा के और सब जगह स्प्रेड कर देता था, चौक चौराहे सब जगह पे कहीं टांग देता था। जिस तरह से अभी लोग बैनर बनाते हैं, अभी बैनर बनाते हैं और उस टाइम पत्थर सब पे लिखा के अशोक का आदेश जो भी इस टाइप का सब जगह हर एक जनता के बीच में ऐसा मैसेज दिया जाता था। तो कह रहा है कि उसमें किस शिलालेख में अशोक का क्या नाम मिलता है? जी हाँ, इसमें जो है कि दो नाम बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, दो नाम बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है। एक नाम था देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय, और दूसरा नाम था प्रियदर्शी। ठीक है, शिलालेख में दो नाम का उल्लेख किया गया है, एक प्रियदर्शी और दूसरा देव नाम प्रिय का। अब इस अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, प्रिंसेप जो है कि सबसे पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता हासिल किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और बेसर है भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य जातीय समूह, तीन मुख्य भाषा वर्ग जिससे भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, भारतीय मंदिर वस्तु की तीन मुख्य शैलियाँ, भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत धारणाएँ। जी हाँ, इसका आंसर जो होगा वो क्या है? इसका आंसर कि देखिए भारत में क्या है ना कि आप यहाँ पर देखिएगा, अगर हम भारत की मैप की चर्चा करें चलिए इसको मान लेते हैं जैसा बना है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि नागर और द्रविड़ और बेसर जो है ये क्या चीज़ है कि ये मंदिर की वास्तुकला का निर्माण का है, सब जगह अलग अलग। जिस तरह से दक्षिण भारत है, जो दक्षिण भारत है उस जगह पे द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ शैली का प्रचार प्रसार होता था। और उसके बाद देखिए दक्षिण में द्रविड़ होता था, ठीक है, और उसके बाद जो है कि नागर शैली, देखिए नागर शैली जो था वह उत्तर भारत में था। यहाँ पे क्या था? नागर शैली कहाँ था? उत्तर भारत में। अब क्या बच गया आपका? बेसर। और बेसर जो था, बेसर जो आपका ये मध्य भारत में, इस जगह पे बेसर का, यहाँ पे इस जगह पे बेसर का बेसर, ठीक है। तो बेसर शैली का कहाँ पे मिलता था? मध्य भारत में। और नागर शैली का उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में किसका मिलता था? द्रविड़ शैली का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था, एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाले नर्तकियों का, काली मिर्च का, ठीक है। देखिए
यवन जो था, यवन जिसको हम लोग की इंडो ग्रीक, यवन जो था क्या था वो इंडो ग्रीक, यवन, दूसरा पेन ले लेते हैं ठीक रहेगा, ये यवन जो था, यवन इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंडो ग्रीक। और इस इंडो यवन को जो था कि भारत का जो काली मिर्च है वह बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद था, बहुत ही ज़्यादा पसंद था, क्या चीज़, काली मिर्च, ठीक है। और काली मिर्च के बदले में वह रोम से, ठीक है, इटली रोम जो है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली सब आभूषण, सोने चांदी से ये सब जो है ना यहाँ इंडिया में इंपोर्ट करता था, और उसके बदले में क्या लेता था, ये काली मिर्च। इसलिए ये शब्द जो था ये बोला गया था यवन प्रिय। यवन प्रिय किसको रिफर करते हैं हम लोग, काली मिर्च को। क्यों, क्योंकि यवन को काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा पसंद था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय, हीनयान बौद्ध धर्म संप्रदाय, जैन धर्म, लोकायत शाक्त। सबसे पहले आपको जो है कि ये ध्यान दीजिएगा कि आर्ट एंड कल्चर से जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसका क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट लगभग कहिए आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए अनुव्रत जो था ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, अनुव्रत आपका जैन धर्म से संबंधित है। वो क्या चीज़ है आपको पता होगा कि इसमें जो है कि जैन धर्म को 5 शिक्षा दिया गया था। कौन कौन शिक्षा था, सत्य, अहिंसा, असत्य, झूठ नहीं बोलना है, और अपरिग्रह, कोई धन वगैरह सब नहीं रखना है, अपरिग्रह। तो देखिए ये पहले से 4 नियम बनाए थे कौन, पार्श्वनाथ, ठीक है। लेकिन जैन धर्म के जो सबसे अंतिम तीर्थकार, जैन धर्म के जो सबसे अंतिम तीर्थकार थे महावीर जी, महावीर, वह जो है कि लास्ट में एक और ऐड किए, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में भी पूछा गया है, क्या जोड़ा गया है, ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य जो है अभी कितना हो गया, 5 हो गया। इसी 5 को बोला जाता है अनुव्रत का सिद्धांत, ठीक है। महावीर क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य, इसको ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट 4 जो है वो ऐड किया गया था किसके द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था यूनानियों ने, चीनियों ने, रोमवासियों ने, अरबों ने, ठीक है। तो देखिए पहले इसके बारे में सीखते हैं क्या है नहीं है, आज हम लोग का कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे कि आपको ये पता है कि यहाँ पे ये देखिए इधर कंपनी जाना है, जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक सिंधु नदी जो है यहाँ से गिर के और चला जाता है कहाँ पे, अरब सागर में। ये कौन सा रिवर है, सिंधु रिवर है, ठीक है। अब देखिए जो ये सब आक्रमणकारी सब था, जैसे यूनानियन हो गया, चीनी हो गया, उसके बाद क्या रोमनवासी हो गया, अरब हो गया, ये कहाँ से, मध्य एशिया से आता था। तो मध्य एशिया से इंडिया में इन करने के लिए उसको क्या क्रॉस करना होगा, ये आपका रिवर, इस रिवर का नाम क्या है, सिंधु। और अरबवासी जो था वह स नहीं बोल पाता था, स जो है कि नहीं बोल पाता था, स के बदले क्या बोलता था, हा, हा। इसका मतलब क्या हो गया, वो कहता था कि इस नदी सिंधु के पार जो भी है उसी का नाम रखा गया हिंदू, ठीक है।
सिंधु, सौ को जो है वो क्या पड़ता था, हौ। तो उससे क्या बोला गया कि इस नदी के उस पार जो भी नागरिक सब है वो सब क्या चीज़ है, हिंदू। ये हिंदू ऐसा नहीं है हम लोग इसको बांटे डिवाइड किए हैं कि हिंदू ये है मुस्लिम ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू जो था सभी नागरिक के लिए प्रयोग किया गया था जो कि इस सिंधु नदी के बियॉन्ड में इधर इंडिया साइड में जो भी निवासी रहता था उसको हिंदू कहा गया था। ठीक है, और ये सबसे पहली बार प्रयोग कौन किया था, अरब वासियों ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। जी हाँ, ये 4 से 5 है फीमेल्स, उसका नाम क्या क्या है वो आपको याद रख लेना है। तो पहला तो हो गया आपका लोपामुद्रा, याद करना होगा तो फैक्ट है। ठीक है, लोपामुद्रा हो गया, सिक्ता हो गया, सिक्ता, विश्ववाड़ा और नीवा वरी। ठीक है, ये है कौन कौन था, लोपा, घोषा, घोषा भी याद रखिए, घोषा, मुक्ता भी याद रखिए, लोप मुक्ता, लोप मुक्ता दिया हुआ है ही। ठीक है, तो अपाला भी याद रखिए, अपाला, अपाला, ये सब जो है कि वेद ब्राह्मणी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आपका ए होगा, लोपामुद्रा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। सौमिल, शौनक, शूद्रक, सुश्रुत। ठीक है, बोलिए क्या होगा इसका, आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान विषयक के लिए कौन जाना जाता था। जी हाँ, इसका आंसर होगा आपका क्या होगा, वो सुश्रुत होगा। ठीक है, सुश्रुत, ये क्या होगा आपका, सुश्रुत होगा। और आप इसमें देखिए, आप इसमें जो कि नाम कुछ सुने होंगे इसका, शूद्रक, शूद्रक क्या लिखा था, मृच कटिकम। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि शूद्रक कौन सा बुक्स लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए मिलाने वाला है। देखिए इसका तो बेस्ट वे होता है कि जो आपको आता है उसी को टिक कीजिए पहले। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, कली संवत। 3102 ईसा पूर्व, 320, 38 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, 248 ईसा पूर्व। ठीक है, सबसे पहले इसमें मेरे ख्याल से सभी कोई जानते होंगे इसका कि गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह जब राजगद्दी पे बैठा था तो वह क्या स्टार्ट किया था, एक संवत जिसका नाम था गुप्त संवत। ये तो आपको क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका शक, ये क्या है आपका शक, और शक संवत ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब वो क्या नाम था उसका, जब मध्य एशिया से जो है कि कुछ चढ़वाहा सब जब भारत में अटैक किया था तो स्थानीय राजा क्या हो गया, उसको मार के भगा दिया था। और भगाया था कब, 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, भगाया था कब, 58 ईसा पूर्व में। तो जिसके वजह से क्या हो गया, नहीं यहाँ विक्रम संवत मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 1 सेकंड।
देखिए विक्रम संवत जो होता है वह किया गया था आपका 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, वही जो बोले थे कि मध्य एशिया से आया था और यहाँ पे रूल करने लगा। रुद्रदामन प्रथम सब इसी सब में आएगा। तो स्थानीय राजा क्या हुआ कि इसको मार के भगा दिया और एक उपाधि धारण किया जिसका नाम था विक्रमादित्य, और इतिहास में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया उपाधि, और अभी तक में अप्रोक्सीमेट 14 विक्रमादित्य उपाधि धारण किया जा चुका है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे शक संवत। शक संवत जो है कि जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था, कनिष्क का राज्याभिषेक जब हुआ था वो कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। तब एक संवत चलाया था जिसका नाम था शक संवत। ठीक है, ये किस वंश का था? कुषाण शासक था। कुषाण शासक सबसे ज़्यादा पहला स्वर्ण मुद्रा यही चालू किया था। गुप्त संवत, अब अगला है गुप्त संवत। गुप्त संवत जो है कि चंद्रगुप्त प्रथम जब 319 से 320 में एक संवत चलाया था, उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। अब ये क्या है? कली, इसको बोलते हैं कली। और ये जो था महाभारत समय के बाद का है, जिससे कि कलयुग स्टार्ट हुआ। कली मतलब क्या हो गया? कलयुग स्टार्ट हुआ 3102 ईस्वी के ईसा पूर्व के बाद, जब महाभारत समाप्त हुआ तब। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? तो मीमांसा दर्शन है और इसका जो है कि मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम बताया गया है कर्म। कर्म से ही आप किसी भी तरह का मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः है अष्टभुज, षष्ठभुज, चतुर्भुज, द्विभुज। उस समय जो होता था ज़्यादातर चतुर्भुज का ही प्रयोग किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे ज़्यादा कौन सा नदी है? सिंधु, सतलुज, सरस्वती और गंगा। बोलिए। इसमें देखिए गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है, ठीक है, और यमुना का उल्लेख किया गया है 3 बार किया गया है, और सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचरण सूत्र, वृत्तकल्प सूत्र, सूचकतांग। बोलिए क्या होगा? जी हाँ, इसका होगा थेरी गाथा। थेरी गाथा नहीं है, ये बौद्ध साहित्य का भाग है। ये किसका है? थेरी गाथा किसका है? बौद्ध साहित्य है। अब बाकी सब ये सब क्या चीज़ है? बाकी सब जो है क्या आपका ये जैन धर्म का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते जाइए इसमें कितना वो जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग को नहीं है? वर्ग का नहीं है। कुल, वंश, कोश, गोत्र। करा ऐसा 3 शब्द जो है कि मेल खाता है और चौथा नहीं खाता। आपको पता है कुल, वंश, गोत्र सब एक ही है, परिवार से संबंधित है। और कोश क्या है? कोश धन संपत्ति जमा करने के लिए राजा का जो कोश होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर आगे जैन धर्म बौद्ध धर्म से, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था,
कर्म कांडों के फलसत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब दोनों में क्या समानता था, ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है कि धर्म परिवर्तन हुआ, धर्म आंदोलन चला था। उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और वर्तमान में जो धर्म था उसका विखंडन किया गया, जिसमें कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था दिया था, कर्मकांड के फलस्वरूप का निषेध किया था, प्राणियों की हिंसा का निषेध किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4। तप और भोग में देखिए ये बहुत ही डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जैन धर्म जो कहता है कि नहीं, उसको अति नहीं करना है, उसको फॉलो तो करना ही करना है, लेकिन बौद्ध धर्म क्या कहता है, जरूरी है, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग था, बौद्ध धर्म था मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग है। कहता है कि मांस नहीं खाना है जैन धर्म में, ये कहता है नहीं, मिले तो खा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य कला, मथुरा मूर्ति कला, भरदूत मूर्ति कला, गंधार मूर्ति कला। जी हाँ, इसका आंसर होगा गंधार मूर्ति कला होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति देती है? कामसूत्र, मानव सूत्र, नीतिसागर और अर्थशास्त्र। आपको पता है ये लिखा गया था किसके द्वारा? अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, जो प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसी में ऐसा वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का लगाइए। अब इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है, तो देखिए आपको इसमें आता कौन सा है? चरक। आपको पता है चरक क्या था? चिकित्सा था, चलिए टिक कर देते हैं। उसके बाद क्या है? ब्राह्मीर। ब्राह्मीर क्या था? खगोल शास्त्र था, 2 सही हो गया। अब इस तरह देखते जाना होगा, ऑप्शन में अपने आप आ जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद विशाख दत्त क्या था? नाटक लिखा था। और उसके बाद ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। अब आपको इसमें जो है कि 4 क्रम देना पड़ेगा, कौन कौन सा है नहीं है। तो इसके अनुसार देखिए, ये आपको याद कर लेना होगा। था क्या कि सबसे पहले होता है, कहाँ गया? सबसे पहले आपका आएगा ये सतयुग। सतयुग लिख देते हैं सबका, सतयुग। दूसरा आता है त्रेता। तीसरा आएगा द्वापर। और अगला आएगा त्रेती। कली, कली उसको बोलते हैं, कली। ठीक है, तो देखिए इसी को जो पहला जो ऑप्शन है सतयुग, इसी को हम लोग कृत भी बोलते हैं, कृत। अब देखिए इसमें कृत युग में क्या था? इसमें स्वर्ण का अत्यधिक मात्रा था सतयुग में। तो ये सीक्वेंस याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। देखिए त्रेता, द्वापर, कली। कली मतलब वही महाभारत काल के बाद जो स्टार्ट हुआ, कलयुग जिसको बोलते हैं, कलयुग। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? देखिए हालांकि है तो ये क्वेश्चन उस समय का,
उस समय समाचार में था, लेकिन हमको जो है कि मेनली इसका टर्म समझना था देवदासी संस्था, क्योंकि ये न्यूज़ में था भी 2 साल पहले करीब। जगन्नाथपुरी मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट। देखिए ये होता क्या है, ऐसा समाज में प्रचलित था कि जो फीमेल्स हैं उस फीमेल्स का मैरिज कर दिया जाता था मंदिर में गॉड से, ठीक है। दैट ये जो फीमेल है, ये फीमेल मानव के रूप में इस गॉड का वाइफ है। अब ये कब तक रहेगा? बिफोर टू रीच प्यूबर्टी एज, ठीक है। प्यूबर्टी एज से पहले तक ये इसकी वाइफ है। तो इस धारणा को बोलते हैं देवदासी, समझ गए। और उसके बाद क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होने लगा फीमेल के साथ, तो इस चीज़ से रिलेटेड आगे सरकार भी इसके ऊपर बैन लगाया। तो ये ऐसा प्रचलित कहाँ पे था? जगन्नाथपुरी मंदिर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, कालीघाट। देखिए मुगल कला में क्या था कि मुगल का जो था वह छोटा छोटा मूर्ति सब का निर्माण करता था, इस टाइप का। जहांगीर के बाद, जहांगीर थोड़ा बहुत था, औरंगजेब भी था, औरंगजेब तो साफ खत्म था। उसके बाद जो है कि यह सब कला का पूरा विघटन हो गया, और जिसमें कि ये सब जो है कि पूरा सब जगह इसका छाप मिलता है। लेकिन कालीघाट यानी कि ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में है, जहाँ पे कि उसका मुगल का अस्तित्व नहीं था, ठीक है। मुगल का वहाँ पे एग्जिस्टेंस तो था, लेकिन वहाँ पे उसका ज़्यादातर रूल नहीं होता था, जिसके वजह से वहाँ पे उसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस स्मारक में से वह गुंबज जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? शेरशाह का मकबरा सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, गोल गुंबज बीजापुर। जी हाँ, इसका आंसर होगा गोल गुंबज बीजापुर, जो कि आदिल शाह का क्या है? मकबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। आपको पता होगा किसमें है ये? मराठा प्रशासन में। इसी में जो टॉप पे होता था उसको क्या बोलते थे? पेशवा, और वही क्या होता था? प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्रों को निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में से किसने किया था? देखिए यहाँ पे है आपका, कह रहा है कि सैन्य अभियान में इस डायरेक्शन का कौन फॉलो किया था? उत्तर भारत से दक्षिण भारत, नॉर्थ एकदम दक्षिण में साफ रामेश्वर तक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल, मालिक कपूर। देखिए ये सब, चंद्रगुप्त द्वितीय तो कभी गया नहीं था उधर, हर्षवर्धन भी नहीं गया था, राजेंद्र चोल तो था दक्षिण का ही, मालिक कपूर ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग पहले किया था? महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा आपका ठक्कर बापा ने किया था, ठीक है। ठक्कर बापा ने किया था। और आपको पता है कि आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर और
विरुद्ध क्लाइव। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव के बीच में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है जालियांवाला युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठा। लास्ट है खेरा का युद्ध निजाम के विरुद्ध। तो आपको इसमें जो है कि बताना है कौन सा सही सम्मेलन किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किसके बीच में हुआ था बताइए? बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? आपको पता होना चाहिए इसमें कि एक साइड इंग्लिश था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था EIC, और एक साइड था तीन अच्छे खासे, ठीक है, शासक का समूह था। जिसमें कौन था? मीर कासिम, उसके बाद मुग़ल शासक के शाह आलम और उसके बाद शुजा-उद-दौला। ये तीनों मिल के जो है यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा, लेकिन दक्षता कम होने की वजह से ये हार गया। यहाँ पे 3 था लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मीर जाफर, जो कि आंसर गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ये तो सही है आपका। फ्रांसीसी का जो आपको पता है कि भारत से जो ये हुआ था आपका उसका सफाया हुआ था वांडीवास के युद्ध में ही हुआ था, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है जालियांवाला का युद्ध। तो जालियांवाला का युद्ध डलहौजी, सबसे पहले तो युद्ध हुआ नहीं था इसलिए रॉन्ग है। खेरा का युद्ध, खेरा क्या था? एक उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, ठीक है। मराठा साम्राज्य में खेरा का युद्ध जो हुआ था उत्तराधिकार के लिए हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ताराबाई प्लस साहू के बीच में हुआ था, ठीक है, साहू के बीच में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1760 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक छोटी क्या है कि मैप का दिया गया था। मैप में आपको इंडिकेट करना है कि इसका पोजीशन क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? वडेरो, जमोरिनो, होयसलो, मराठा। देखिए मोडी लिपि क्या था कि ये एक शॉर्ट स्क्रिप्ट था। शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं ना, शॉर्ट हैंड बोलते हैं अभी के टाइम में। जो मीडिया सब जो है कि देखते होंगे हमेशा लिखते रहता है, तो उसी को बोलते थे मोडी लिपि। और इसी के माध्यम से वह जो है कि अपना राजकाज का देखभाल करता था। जिस तरह से रेवेन्यू होता था, रेवेन्यू को लिखता था, एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉर्ड करता था। ये संबंधित किससे है? मराठा से। लेकिन ध्यान दीजिएगा मोडी लिपि के बारे में इतिहास में जो है क्या चीज़ है, ये विवादित ये है, होता है। कोई बोलता है कि मराठा किया था और कोई बोलता है नहीं यादव जाति के लोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फैक्ट क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ गया है। पुर्तगाली, फ्रांसीसियों और डेनमार्क वासियों, अंग्रेजों। जी हाँ, इसका होगा पुर्तगालियों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S.R. राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे अंतरिम सरकार का पूछ रहा है, और अंतरिम सरकार का जो प्रेसिडेंट था, ये तो हालांकि अंतरिम सरकार कौन आया था? ब्रिटिश में आया था, तो इसका सभापति कौन होगा? ब्रिटिशर होगा। लेकिन इसका जो है कि उप सभापति जो बनाया गया था वो बनाया गया था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। जमनालाल बजाज वर्धा सत्याग्रह, दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज। यही भी मिस्टेक है। सत्य शोधक समाज जो क्या था? ज्योति बा फूले ने किया था। ज्योतिबा फूले ने किया था। किसका? सत्यशोधक समाज का सभा का स्थापना। इसका मतलब ये सब सही है और ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? सेवाग्राम, दांडी से, साबरमती से, वर्धा से। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है और इस क्वेश्चन में डिस्प्यूटेड बहुत ज़्यादा था बीपीएससी में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा साबरमती में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ी डकैती का संस्थान था। कर्नाटक, मुंबई, पंजाब, पूर्वी बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में था क्या? एक अनुशीलन समिति, सचिंद्र सन्याल नाम सुने हैं, अनुशीलन समिति। ठीक है, उसमें क्या था कि कुछ युवक सब बंगाल का ही जो एक संस्था बनाया था जिसका नाम था बड़ी डकैती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? लखनऊ समझौता, द्वैध शासन का प्रवर्तन, रॉलेट एक्ट अधिनियम, बंग भंग। तो इसमें आपको पता है बंग भंग कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और उसके बाद जो है कि लखनऊ समझौता 1916, और उसके बाद द्वैध प्रशासन ये आपका 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट भी हुआ था कब? मार्च 1919 में। तब आ गया ऑप्शन, देख सकते हैं। पहला स्थान पे क्या होगा? पहला स्थान पे होगा 1, 2, 3, ये दिसंबर में हुआ था 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन M&I की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? किसान सभा, द वर्कर, अनुशीलन और बगाड़। ये जर्मनी से पब्लिश किए थे बगाड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। किसके विरुद्ध में किया था? कांग्रेस, गांधी यूनियन समझौता, होम रूल, मॉन्टफोर्ड सुधार और नेहरू रिपोर्ट। जी हाँ, इसका जो स्थापना हुआ था इसमें हुआ था नेहरू रिपोर्ट के बाद हुआ था। इसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बस आज इतना ही क्वेश्चन था, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया हम लोग का 1995 का। तो अब इसको देखिए, इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन था बीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इससे हम बीपीएससी का सीरीज टेस्ट करवा रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत कुछ क्वेश्चन मिलते जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए और अपने सर्कल में सभी को इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। और हम लोग का ये सीरीज कंटिन्यू इसी तरह चलते रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट डे अगला सब्जेक्ट कौन सा होता है। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक पॉलिटी किए हुए हैं, ज्योग्राफी किए हुए हैं, और आज ये थर्ड था हिस्ट्री किए हुए हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं कौन सा है। ओके, धन्यवाद।